नमस्कार दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। इसमें हम आपसे बात करेंगे CAA के ऊपर। पिछले 4-5 महीनों से इसके ऊपर इतना कन्फ्यूजन क्यों है? क्या कहना है उन लोगों का जो इस एक्ट के समर्थन में है और क्या कहना है उनका जो इसके विरोध में है? भारत के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखें ताकि आपको इस मामले की पूरी जानकारी मिले और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद का एक ओपिनियन बना पाए। दोस्तों, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि CAA कोई नया कानून नहीं है। इसके नाम में ही अमेंडमेंट है। इसका मतलब किसी पुराने कानून में बदलाव किया गया है। ओरिजिनल एक्ट जो है उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट, जो 1955 में लाया गया था, जिसके आधार पर लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती थी। भारत में कोई भी जो लीगली आया हुआ व्यक्ति है, अगर वो सिटीजनशिप लेना चाहे तो 1955 एक्ट के अंदर उसे सिटीजनशिप दी जाती थी। बट हमें एक शब्द पर यहाँ पे जोर देना होगा, लीगली। इसलिए जो भी रेफ्यूजीज़ है जिनके पास प्रॉपर पासपोर्ट या वीज़ा नहीं है, वो सब इलीगल है, तो आपको उनको भी अलाउ करना है। लेकिन ओरिजिनल जो एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट, उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको उनको भी अगर सिटीजनशिप देनी है तो आपको ओरिजिनल एक्ट में कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे। उसको ही हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट। यानी CAA के तहत ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव किया गया। लगभग 6 बार आज तक इस सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव किया गया, लेकिन जो 2019 में बदलाव हुआ वो सबसे लेटेस्ट था। और हम अब ये देखते हैं कि ये बदलाव आने के बाद भारत में एक राजनीतिक तूफान क्यों आया। तो दोस्तों, इस लॉ में है क्या, ये जानने से पहले हम आपको एक बात बताएंगे कि ये एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसलिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1950 में भारत और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार ये तय हुआ कि भारत अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखेगा और पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखेगा। लेकिन हुआ यूँ कि भारत में रहने वाली जो माइनॉरिटी है उसका नंबर बढ़ता चला गया और पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी का नंबर जो है वो घटता चला गया। तो इसके हम 3 मतलब निकाल सकते हैं। या तो पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी को मार दिया गया होगा, या तो उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया होगा, या तो बहुत सारे लोग भारत में शरण लेने के लिए भाग के चले आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1971 के बाद भारत में आ गए, लेकिन आज तक उन्हें भारत की सिटीजनशिप नहीं मिली, क्योंकि भले ही वो इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन ओरिजिनल 1955 एक्ट्स के अनुसार वो इल्लीगल है। जबकि वो भारत के सिटीजन नहीं है, आज तक ना ही वो भारत में जॉब कर सकते हैं, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, और ना ही अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। तो उन लोगों को उनके ये सारे अधिकार प्रदान करने के लिए ये लॉ लाया गया है। अब हम देखते हैं कि ये लॉ क्या है। सो बेसिकली ये जो लॉ है वो हमारे पड़ोसी देशों पे अप्लाई होता है। इस लॉ में 3 सेक्शंस है। नंबर 1, इमिग्रेंट्स जो है वो किसी रिलीजियस स्टेट्स के होना ज़रूरी है। नंबर 2, उन रिलीजियस स्टेट्स में ये जो इमिग्रेंट्स है वो रिलीजियस माइनॉरिटी में होना ज़रूरी है। नंबर 3, इन इमिग्रेंट्स को उनके देश में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव होना ज़रूरी है। तो जो लोग ऐसे हैं कि जो भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं, उनको भारत डायरेक्टली सिटीजनशिप दे देगा। और जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं, उनको भारत में 6 साल रुकने के बाद सिटीजनशिप मिल जाएगी, यानी कि 2021 तक। बेसिकली ये एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स में 3 कंडीशन मेंशन किए हैं। उस कंडीशन के मुताबिक ये एक्ट 4 कंट्रीज़ पर लागू होता है: पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अफ़गानिस्तान तो भारत का पड़ोसी नहीं है, तो उसको इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया है। तो मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ महीनों पहले भारत की होम मिनिस्ट्री ने भारत का एक नया नक्शा पब्लिश किया है, और उसमें हम देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बॉर्डर का हिस्सा है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत ने अपना हिस्सा बताया है, यानी कि भारत का हिस्सा। इस वजह से अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी हुआ, इसीलिए उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये जो 4 देश है वो एक रिलीजियस स्टेट्स है। लेकिन श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का स्टेट रिलीजन है बुद्धिज़्म।
और उधर हमारे यहाँ के तमिलियंस जो हिंदू है वो रिलीजियस माइनॉरिटी में है। उधर श्रीलंका के लोगों में और इनमें झगड़े होते रहते हैं, लेकिन रिलीजियस परसिक्यूशन यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए झगड़ा नहीं होता, उसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं है। इसके लिए श्रीलंका तो हट गया। बाकी बचे 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिनके ऊपर CAA लागू हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक कानून के 2 साइड होते हैं, वैसे ही CAA के भी 2 साइड हैं, समर्थक और विरोधक। तो आइए जानते हैं कि विरोधकों के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और समर्थकों के उसके ऊपर क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, ये जो 3 देश हैं इनके मुसलमानों को CAA में क्यों जगह नहीं दी गई। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो 3 देश है वो एक रिलीजियस स्टेट्स है जिसका रिलीजन है इस्लाम, और इन 3 देशों में मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में नहीं है, वो मेजॉरिटी में है। तो मुसलमानों को उनके ही देश में कोई भी धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, इसके लिए उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, वाई नॉट अहमदिया मुस्लिम्स। तो दोस्तों, बात फिर से वहीं पर आती है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अहमदिया मुस्लिम्स है वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी में आता है, लेकिन वो रिलीजियस माइनॉरिटी में नहीं है, वो सिर्फ एक माइनॉरिटी है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसी सब कास्ट है जो माइनॉरिटीज़ में आती हैं, लेकिन आखिर में वो है तो हिंदू ही। वैसे ही अहमदिया मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी में आता है, लेकिन वो है तो मुसलमान ही, तो उनके ऊपर कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, इसलिए उनको CAA में इन्वॉल्व नहीं किया है। कुछ इस्लामिक देशों में अहमदियास को अलग रिलीजन के मानते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि वो अहमदियास को इस्लाम रिलीजन का ही कंसिडर करेंगे। और ये बात हमें जानना ज़रूरी है कि अहमदिया मुस्लिम्स पर सच में बहुत सारे अत्याचार इन देशों में होते हैं, लेकिन वो रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है। और हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है मुख्तार अब्बास नकवी जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि फ्यूचर में CAA जैसा कोई भी अमेंडमेंट आ सकता है जिसमें अहमदियास के बारे में विचार किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट नंबर 3, वाई नॉट रोहिंग्याज। अब बात करते हैं म्यांमार में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की, जिनको CAA में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि रोहिंग्या के लिए CAA लॉ की फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि म्यांमार का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, वो हमारे जैसा ही सेक्युलर देश है। सेकेंड कंडीशन जो है, रोहिंग्या वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी में है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन जो है, रोहिंग्या म्यांमार में माइनॉरिटी में आता है, लेकिन उनके ऊपर कोई रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होता है, यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी दबाव नहीं है। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए उनको भी CAA में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अब अगला आर्ग्यूमेंट जो आता है वो ये है कि क्या CAA अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ये जो 3 कंडीशन बनाई गई है वो किस बेसिस पे बनाई गई है, तो हम आपको इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट बता देते हैं। सरकार जो है वो कोई भी कंडीशन बना सकती है, क्योंकि संविधान ने सरकार को हक दिया है, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि ये जो CAA है उसके जो कंडीशंस है क्या वो संविधान के किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं या नहीं। एक्चुअली ये डिसाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए आसान एग्जांपल में हम समझते हैं कि CAA अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब होता। मान लीजिए कि पाकिस्तान में रहने वाले जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको CAA में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्रिश्चियन लोग जो है क्या वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। कंडीशन नंबर 1, वो लोग पाकिस्तान से है और पाकिस्तान एक रिलीजियस स्टेट है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2, क्या वो पाकिस्तान के रिलीजियस माइनॉरिटी में है, यस, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 3, क्या उनके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन यानी कि धर्म परिवर्तन होता है, यस। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी
अगर क्रिश्चियन लोगों को CAA में नहीं लिया गया तो CAA अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता। लेकिन हमारी सरकार ने इन 3 देशों के सारे माइनॉरिटीज़ को इसमें जगह दी है। इसके लिए हमें लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। फिर भी ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर आखिरी डिसीजन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। तो दोस्तों, अब बात आती है उन मुसलमानों की जो इन 3 देशों में से है या कि किसी और देशों में से है, और भारत की सिटीजनशिप अगर वो लेना चाहते हैं तो क्या उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमें ये देखना होगा कि ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार किसी भी नागरिक को अगर भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, और 12 साल भारत में वैलिड वीज़ा पे रुकने के बाद उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और गवर्नमेंट फिगर्स के अनुसार पिछले 6 सालों में सरकार ने 4000 लोगों को नागरिकता दी है, जिसमें बहुत सारे लोग मुसलमान भी है। और हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल भी है, अदनान सामी, मशहूर गायक, जो कि पाकिस्तानी थे। तो अगर पाकिस्तानी मुसलमान को अगर भारत सिटीजनशिप दे सकता है तो सारे मुसलमानों को भारत सिटीजनशिप दे सकता है। तो आखिरी जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि NRC आएगा तब क्या होगा, और ये बहुत वैलिड कंसर्न है। बट बेसिकली उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि NRC क्या है, क्यों लोगों को चिंता है NRC की, और जब CAA और NRC कंबाइन होगा तो क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या है उनके आर्ग्यूमेंट्स, क्या है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। बट आज के लिए इतना फ़िलहाल काफ़ी है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे NRC के ऊपर। तो दोस्तों, ये हमारा आज का बनाया हुआ CAA का वीडियो है, जिसमें हमने ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपको अपना खुद का ओपिनियन तैयार करने में मदद मिलेगी। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो देख के आपको दोनों साइड के व्यूज़ पता चले होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।